सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। मिशन कश्मीर, वजीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका में है। न्यूयॉर्क के अंदर आज उनकी बहुत अहम मुलाकातें हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मामला ह्यूस्टन में है, अमेरिका के शहर जहां एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है। मोदी वहां जलसा करेंगे और बहुत बड़ी तादाद के अंदर आज एहतजाज वहाँ होना है, जिसमें पाकिस्तानी, कश्मीरीज और बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और इससे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो हैं बड़ी तादाद के अंदर जमा हो रहे हैं। शायद ही कभी तारीख़ में किसी गैर मुल्की रहनुमा की आमद के मौके पर इतना बड़ा एहतजाज हो। ह्यूस्टन में क्या सूरत हाल है, वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी कामरान जिलानी इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि इस तरह के एहतजाज पहले अमेरिका में कभी नहीं हुए। कामरान, क्या तैयारियां हैं और ये एहतजाज किस तरफ से कहां तक होगा? ये बेसिकली डाउनटाउन से मुतसिल एरिया है जो उसका एरिना का एरिया कहलाता है, जहाँ पे माजी में कॉन्सर्ट वगैरह होते रहे हैं पाकिस्तानी सिंगर्स वगैरह के भी, इंडियन सिंगर्स की भी। तो एक तरफ जो एरिना है उसके अंदर जाहिर है कि भारतीय वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, जहाँ सदर बुश जो सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन उसके बिल्कुल सामने की जो एक बहुत बड़ी मेन शारा है जिसे टर्बी कहते हैं, वो जगह मुख्तस की गई है पाकिस्तानियों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो उस आराम से वहाँ 25 से 30 हज़ार आदमी आ सकते हैं। 25 से 30 हज़ार आदमी। क्या कभी अमेरिका के अंदर जिस तरह की CNN के ऊपर रिपोर्ट चल रही है, बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन मीडिया मुसलसल बोल रहा है कि मोदी का एक चेहरा जो है, जो नाजिस्ट चेहरा है, जो हिंदुत्व वाला चेहरा है, जो बहुत मजालिम ढा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और खुसूसन मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो एक्सपोज होने का दिन आज है। यानी कि उनको जो जलसा करने का मौका मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा उनके मुखालिफ जो एहतजाज करेंगे वो ज़्यादा बड़ी खबर बनेगी। हाँ देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी मतलब ये खुशकिस्मती हो गई कि पाकिस्तानियों की कश्मीर के सिखों की वहाँ पे डोनाल्ड साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उनकी वजह से पूरे इंटरनेशनल मीडिया की जो अटेंशन है वो उस तरफ हो गई, अरीना की तरफ। तो अब उसके भी सामने जब एहतजाज हो रहा है तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले इंटरनेशनल मीडिया बशमूल अमरीकी मीडिया उसने इसको बड़ा लाइट लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने इल्जाम देखे कि मुनज़्ज़म तरीके से शहर भर की मसाजिद और मारूफ तराबी और कारोबारी मराकज़ से बसें चलाई जा रही हैं और 700 से ज़्यादा रज़ाकार काम कर रहे हैं, तो उनको ख्याल है कि ये वाकई बहुत बड़ा मुनज़्ज़म काम करने जा रहे हैं। तो अब इसी वजह से उस मुजाहिरे को अहमियत हासिल हो गई है। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका की तारीख में कोई गैर मुल्की वज़ीर आज़म या सरदार ममलिकत होंगे ये मोदी, तो जिनको इतने बड़े मुजाहिरे का सामना करना पड़ेगा। अच्छा कामरान, एक और चीज़ और बताइएगा, ये कि कश्मीरी और पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी ये तो भरपूर अंदाज में शरीक हो ही रहे हैं, जिस तरह के फुटेज आ रहे हैं, जिस तरह के इंतजाम आ रहे हैं और आप भी बता रहे हैं। और अमेरिकन जो लोकल अमेरिकन हैं वो इस मुजाहरे से कितना मुतासिर है, या वहाँ का जो मीडिया है वो कितना मुतासिर है इस सारे मामले से? वो मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की आमद की वजह से अब डेमोक्रेट पार्टी के वर्कर्स भी शिरकत कर रहे हैं एहतजाज के अंदर, क्योंकि उनका जो टारगेट हदफ था वो तो खैर ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, लेकिन उनकी वजह से जाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में उनकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो है वहाँ पे आ रहे हैं। और खैर खास तौर पे जाहिर है कि ये बहुत बड़ा एक अलायंस है जिसमें 8 मज़ाहिब और तंजीमों के लोग शामिल हैं, जिसे आप अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इन्होंने कल मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम केयर जो है उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने हज़ारों लोगों के साथ, जिसमें हिंदू शामिल हैं, दलित शामिल हैं और दीगर ईसाई हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, इंडियन मुस्लिम की ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, उसमें वो इस मुजाहरे में शिरकत करेंगे। अच्छा कामरान, मेरे साथ आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। मैं साबिक एम्बेसडर जो अमेरिका में पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में काम करते रहे हैं, जमील अहमद खान साहब, वो मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। जमील खान साहब, ये एक बहुत बड़ा दिन आज है। अब से कुछ देर के बाद मोदी खिताब करेंगे, उनके साथ अमरीकी सदर भी होंगे। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा मुजाहरा पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मिलकर कर रहे हैं। आज का दिन आपको कैसा लगता है? ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए, कश्मीरियों के लिए और सारी दुनिया के अंदर जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं उन लोगों के लिए, कि दुनिया को बताया जाए कि किस तरह के मजालिम मोदी ढा रहा है कश्मीर में और हिंदुस्तान में? मोदी ढा रहा है कश्मीर में और
ह्यूस्टन में और अमेरिका में और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। आपके नुमाइंदे ने सही कहा कि अब तक ऐसा मुजाहरा देखने में नहीं आया। मैंने ख़ुद बात की ह्यूस्टन में और वहाँ मेरी जो मालूमात है और आपके नुमाइंदे उसकी शायद तस्दीक करें कि तकरीबन 15,000 के करीब पाकिस्तानियों को तादाद मुतवक्का, जिसमें से 10, 12, 13 हज़ार आ सकते हैं, आ जाएंगे। और जो जगह दी है मेयर ने बड़ी प्रोमिनेंट जगह दी है पाकिस्तानी जो ये मुजाहरा मजमूई तौर पर सिख पाकिस्तान कश्मीरी और वहाँ के लोग जो हैं सिविल सोसाइटी के वो भी, तो उसका मुजाहरा। उसके साथ साथ ये है कि इसका जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी ज़्यादा मुझे एहसास है कि सेंटिमेंट्स इधर से डेवलप होंगे। मोदी ने जो ट्रंप को बुलाया उस वक्त एक बड़ी अच्छी चाल उसने इंडिया के हवाले से कर दी, लेकिन उसका तोड़ जो पाकिस्तानी, और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ अपनी हिम्मत पर, वहाँ की काउंसिल जनरल अभी तक बहुत सारे लोगों से, बल्कि तकरीबन शायद ही एक आध से मिली होंगी या उनको हिदायत दी होगी, ना ही वहाँ कोई ह्यूस्टन की जो काउंसलेट है हमारा उसमें कश्मीर के हवाले से कोई चीज़ पहुँची है, ना ही सफारत खाने से वहाँ कोई कश्मीर डेस्क के हवाले से कोई कांटेक्ट हुआ है। और मैं आपको नाम भी बता देता हूँ जिनसे मेरी बात हुई है। वो रेडियो, वहाँ बहुत बड़ा रेडियो है संगीत, उनके CEO हैं जो कि पाकिस्तानी है, उन्होंने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और कल जब यानी कि शब जो गुजरी है अमेरिका में, जब मोदी वहाँ पहुँचा है तो पहले ख्याल था कि मेयर वहाँ का ह्यूस्टन का वो रिसीव करेगा। ह्यूस्टन के मेयर ने उसको रिसीव ही नहीं किया, तो ये भी एक अच्छी बात है। आपने किसी मुलाजिम को भेज दिया, मतलब वहाँ एक कारिंदे को भेज दिया ह्यूस्टन में। तो ये 3-4 चीज़ें, सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं और इससे जो कवरेज होगी और जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ख़ास तौर पर जो इसने ट्रंप ने आगे जाके एडवांटेज देना था इंडिया को, उसको यकीनन इस चीज़ का एहतमाल हो जाएगा कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, अमेरिकन्स के भी और पाकिस्तानी और सिख अमेरिकन्स के और दूसरे कश्मीरी अमेरिकन्स के। मोदी की चाल जो है वो उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। जनरल साहब, जनरल अमजद शुएब साहब, ये जो मोदी की चाल थी कि डोनाल्ड ट्रंप को साथ शामिल कर लूंगा और एक मैसेज सारी दुनिया को जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है और अमेरिका बिल्कुल साथ है, लेकिन मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। अगर 20-25 हज़ार मुजाहिरीन उसी मौके पर हों, डोनाल्ड ट्रंप भी खिताब कर रहे हो, मोदी भी खिताब कर रहे हो, सारी दुनिया को एक डिफरेंट किस्म का मैसेज जाए, इससे डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कैसी होगी? वो कितना बैकफुट पे आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो नेचुरली एक्सपेक्टेड था कि मोदी की कॉल पे वो अपने मुल्क के लिए वो तो निकले ही निकलेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि इतना बड़ा मुजाहरा भी वहाँ पे सामने उनके खड़ा होगा, और वो भी इतनी प्रोमिनेंट जगह पे। अब ये है कि जिस तरह बिल क्लिंटन कहता हूँ, ये जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप अभी वहाँ पे पहुँचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपना करना चाह रहे हैं उनके साथ निभाना, तो वो एक अपना मकसद है। हमें कभी भी अमेरिका के ऑफिशियल स्टांस के ऊपर बहुत एतमाद नहीं रखना चाहिए। अगर वो आपको सालिसी की ऑफ़र करते हैं तो उसमें भी पीछे उनका मकसद हो सकता है। अब ये पहली बात तो ये है कि यहाँ पे उसको पहले वोट नहीं मिले थे, इंडियन ओरिजिन के लोगों ने वोट नहीं दिए थे, अब डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से वोट लेने हैं, सो नेचुरली वो भी ये उसका है। और मेरा अपना ख्याल है कि अल्टीमेटली ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप उनको कश्मीर के मामले में हेल्प करेगा और उसके बदले में कुछ कंसेशंस लेगा जो कि ट्रेड के लिए हो सकती हैं कुछ और, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक सौदागर, एक बिजनेसमैन आदमी है और वो कुछ ट्रेड ऑफ करेगा उनसे, लिहाजा पाकिस्तान को कोई बहुत तवक्कुआत ऑफिशियली नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा इखलाकी दबाव आएगा क्योंकि नीचे लेवल पे बहुत सारे लोग इस मामले में पहले ही परेशान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे जाके उसके साथ खड़ा क्यों हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे कुछ न कुछ ह्यूमन राइट्स और अखलाकियात की बात जो चल रही है उस पर लोगों की तवज्जो मौजूद है। और ये जो मुजाहरा हो रहा है ये बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट ट्रेलर्स और बहुत सारे बोर्ड्स वगैरह डिस्प्ले किए गए हैं जिसको बड़े अच्छे तरीके से लोगों को पढ़ने और देखने का मौका मिलेगा कि कश्मीर में भारत कर क्या रहा है, खालिस्तान में क्या सिखों के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं जो भारत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा बदमज़गी है उसके लिए मोदी के लिए
कि ये वो जो काम करके जा रहा है बड़ी डिटाई से यहाँ से निकलेगा, वरना तो मैं समझता हूँ कि हकीकतन कोई होशमंद आदमी होता या इज्जत वाला होता तो वो वहाँ जाता ना, वो ये शायद इवेंट ही कैंसिल करा देता अगर उसको इतनी इज्जतदार आदमी होता तो वहाँ जाता ना। लेकिन वो जितने जुल्म ढा रहा है साहब, जितने जुल्म ढा रहा है वो, जितना मजालिम वो कर रहा है, वो इज्जतदार वाली कैपेसिटी में तो रहा नहीं। मीर मोहम्मद खान साहब, ये जो मईशत वाली बात आई, ये मईशत वाली जो अपॉर्चुनिटी अमेरिका और इंडिया के दरमियान, और साथ ही वो एक कैंपेन वाली बात भी जो जनरल साहब ने की, और बड़ी सॉलिड बात है, और सब यही बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते ये हैं कि उन्हें इंडियन ओरिजिन के जो अमेरिकन हैं उनकी सपोर्ट हासिल हो जाए अगले इलेक्शंस के लिए। साथ ही कुछ डील्स भी होनी है। ये जो मईशत होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है पाकिस्तान अब मईशी तौर पर उतना मजबूत नहीं है, सबकी नज़रें इंडिया की तरफ हो जाती है जब मुकाबला होता है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का। इस सारे सिनेरियो में क्या अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है, और आप क्या देख रहे हैं, इंडिया क्या कैश करेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ? देखिए, अगर अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम समझना है इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, तो ये चीज़ आपको नज़र में रखनी पड़ेगी कि अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो कैंपेन फंडिंग पे चलते हैं। ये मईशत से ज़्यादा, वहाँ के वोटर्स से ज़्यादा जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी कैंपेन कंट्रीब्यूशंस भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं रिलेशंस के ऊपर। हम पाकिस्तानी, मेरी तकरीबन ज़िंदगी वहाँ गुजरी है, हम पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पर पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट नहीं करते, हम डोनेशंस नहीं देते कैंडिडेट्स को, तो हमारी आवाज़ दब जाती है। पिछले 8 से 10 साल में अमेरिका में ये बात शुरू हुई है कि बिजनेसमैन या पाकिस्तानी जो हैं वो कैंपेन फंडिंग भी देते हैं। वहाँ कैंपेन फंडिंग $10 से लेके एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ज़रिए आप $30,000 भी दे सकते हैं, जो कि इंडियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और हमसे कहीं पहले इन्वॉल्व हैं अमेरिका में कैंडिडेट्स को फंडिंग देने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया और अमेरिका के दरमियान कोई नई इकोनॉमिक डील तो हो नहीं सकती इस वक्त, क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं इंडिया के अंदर। देखिए ना, इस वक्त $45 बिलियन की बेट की थी दुनिया ने इंडिया के ऊपर इन देयर कैपिटल मार्केट्स, जो कि रिवर्स हो रही है अब। $4.5 बिलियन के स्टॉक्स दुनिया ने बेचे हैं इन द पास्ट 3 मंथ्स इन इंडिया। इंडिया की 7 या 8 टॉप बड़ी कंपनीज जो हैं, रिलायंस को देख लीजिए, रिलायंस का डेट जो है $16 बिलियन का डेट 2 दिन पहले डाउनग्रेड हो चुका है टू ऑलमोस्ट अ डिफॉल्ट पोजीशन। और उसके बाद आप हिंदुस्तान लेवर देखें, दूसरी कंपनीज देखें, और बैंकिंग सेक्टर में एक बबल आया है, उनकी ग्रोथ 5% पे रिवाइज कर दी गई है जीडीपी की। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो है इस दफ़ा, देखें, जब पहले कश्मीर का मसला शुरू हुआ था तो मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा बैठ गया था कि हम किस तरीके से इसको लड़ेंगे, मगर मेरी नज़र में इतनी खूबसूरती से लड़ा जा रहा है कि इमोशनलेस लड़ाई कर रहे हैं हम, स्ट्रेटेजिक लड़ाई कर रहे हैं हम दुनिया को बता रहे हैं। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि इंटायर वेस्ट जो है, आप वॉशिंगटन पोस्ट ले लें, गार्डियन ले लें, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लें, फाइनेंशियल टाइम्स, मतलब ये जो मैं पढ़ चुका हूं उनके नाम ले रहा हूं मैं जी हाँ। ये आप हर जगह देखें फैसल, एक नैरेटिव जो है वो बैलेंस नैरेटिव और हमारे नैरेटिव को फरोग दे रहा है। आपने कभी पहले ऐसी चीज नहीं देखी होगी, और अमेरिकन्स की दुनिया में दीज ओपिनियंस मैटर अ लॉट। इकोनॉमिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द टॉप 15-20 न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स कि दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज प्ले इन इट। अगर 8 न्यूज़पेपर टॉप के बुरा लिख रहे हैं किसी मुल्क के बारे में या ह्यूमन राइट्स के बारे में, वहाँ के रैकेट्स के बारे में, तो वो किसी हद तक वहाँ के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करता है। ऑन टॉप ऑफ दैट इनकी डेट रेटिंग ख़राब हो रही है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, कश्मीर को बंद करके रखा है। तो मेरे ख्याल में मैं कोई नई इकोनॉमिक डील अमेरिका और इंडिया के दरमियान नहीं देख रहा। मेरा ख्याल है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ इसलिए गए हैं वहाँ पे कि इनको नंबर 1 इंडियन वोट मिले, प्लस इस दफ़ा की कैंपेन जो है it will cost Donald Trump over $1 billion in funding. उनको वहाँ इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन का कामरान वैसे ये पैसे चाहिए।
कामरान, वैसे जो लोकल अमेरिकन हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ मौजूदगी और ये जो बार बार बात आ रही है, आपने भी बात की, हमारे और दिग्गज तज्ज़ियाकार भी कह रहे हैं, अखबारात के अंदर भी आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो बुनियादी मकसद है वो इंडियन वोट को अपनी जानिब लाना है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन किसी हद तक मजबूत है अमेरिकन इंतखाबात में, आइंदा होने वाले इंतखाबात में, या कोई और कैंडिडेट करीब है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब तशरीफ लाए वो इंडियंस को खुश करने या नवाजने से ज्यादा जो है वो उसको भी पता है कि आइंदा इलेक्शन में जो है वो टेक्सास की जो रियासत है वो बैटल ग्राउंड होगी, क्योंकि वस मुतदीन इंतखाबात में जिस शिकस्तों का पे दर पे काउंटी से लेके और आगे तक इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन पे हैं और उनको ये बेहतरीन मौका मिला है कि वो 50,000 लोगों से तो अरीना में खिताब करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया उसे कवर कर रहा होगा, तो इसी वजह से वो तशरीफ भी लाएं। और ये मेरा ख्याल है कि इंडियन की इस खुशफहमी में ना लें कि वो खासतौर में मोदी की वजह से आ रहे हैं, या लेकिन सबको पता है कि आइंदा इलेक्शन में बैटल ग्राउंड है टेक्सास और ये फैसला कौन रियासत की साबित हो सकती है, इस वजह से वो तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपसे फिर भी रब्ता होगा। जमील खान साहब, बैटल ग्राउंड ये नया एक इन्वायरमेंट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप तो अपने आप को कैश करने के लिए आए, उन्हें एक बड़ा पैमाने पर लोग सुनने वाले हैं। पाकिस्तानी इसके लिए जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से सारे दुनिया के अंदर जा रहा है, इमरान खान साहब न्यूयॉर्क के अंदर हैं, उनकी आज बहुत अहम मुलाकातें हैं, बहुत थोड़ी देर में मुलाकातें उनकी शुरू हो जाएंगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी से उनसे मुलाकात है, रेड क्रॉस के सदर से उनकी मुलाकात है। आप किस तरह देख रहे हैं इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इस मौजूदा ग्राउंड के अंदर ठीक है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, यानी कि ज़राए अब्लाग की बात हो रही थी, हमारे दूसरे गेस्ट ने भी हवाला दिया बड़े बड़े अखबारों का कि हर जगह रिपोर्टिंग हो रही है। मैं जब यूएनओ में था तो दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन की जब बात आती थी तो वहाँ भी शोर मच जाता था, अक़वाम मुत्तहिदा में भी, और जिन जिन ममालिक से हम इंगेज करते थे वहाँ भी शोर मच जाता था। बहुत प्रेशर पड़ता था अक़वाम मुत्तहिदा पर भी जब ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आती थी। उसके अलावा अगर कोई दो मुल्कों के दरमियान अगर कोई भी वो कॉन्फ्लिक्ट कहें, कुछ और कह लें, जैसे मोदी हमारे खिलाफ बहुत सारी बात करता रहा है, उस पर इतनी ध्यान नहीं जाता है। तो यह बात दुरुस्त है कि इमरान खान के वहाँ पहुँचने से और इमरान खान के वहाँ जाने से तो ये एक प्रेशर पब्लिक डिप्लोमेसी का तो पड़ेगा। और अगर आप इसका मवाजना करें तो पिछले 25 बरस में, 20, 25, 30 बरस में इस हद तक इतनी एक्टिविटी नज़र नहीं आई। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ये बात भी हकीकत है इन तमाम चीज़ों के बावजूद कोई तो आखिर वजह है कि पूरी दुनिया अक़वाम की जो फार्मल सपोर्ट आई है कश्मीरियों के लिए, जो ऑफिशियली उन हुकूमतों ने की है, वो है 3 फ़कत, चाइना है, ईरान है और टर्की है। उसके अलावा किसी ने कंडेम नहीं किया है, मजम्मत की है वगैरह वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें कंडेम खुल के नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पब्लिक डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई है। इमरान खान एक सेलिब्रिटी है, उनकी वजह से भी और ज़्यादा उस पर तक़वियत मिलेगी, लेकिन साथ साथ जहाँ काम करने की ज़रूरत है वो है एक जो रवायती डिप्लोमेसी, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और लीगल डिप्लोमेसी। असल जो मसले का हल निकलना है वो निकलना है दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म से, जिस तरह कि आज रेड क्रेसेंट से मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, या एमनेस्टी इंटरनेशनल से। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फोर्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि जी वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एक डिबेकल हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एक आफत आ गई है, और अगर उनके पास फंडिंग की कमी है तो ऐसे नुमाइंदा ममालिक हैं, कहेंगे हमसे फंडिंग ले लो और आप फ़ौरन जाके ह्यूमैनिटेरियन एड्स वहाँ प्रोवाइड करो। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुए में है, पाकिस्तानी कम्युनिटी से लेकर प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ गए हैं उनकी टीम मुतहरिक, लेकिन पब्लिक डिप्लोमेसी की हद तक उससे आगे जो है वो जाहिर है पाकिस्तान की डायरेक्शन इस वाले ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छी। जनरल साहब, कल इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात है, आज की मुलाकातें उनकी जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं या वो ऐसे इदारे जो वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ कर सकते हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको हाईलाइट करने की हैं। दूसरी तरफ ह्यूस्टन में आपने देख लिया जो मुजाहरा होने वाला है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब की मुलाकात होगी उस वक्त का इन्वायरमेंट आप किस तरह का देखते हैं? देखिए, जो पहले मुलाकात हुई जब इमरान खान पहले विजिट पे गए 2 महीने पहले, तो उस वक्त की अगर आप केमिस्ट्री ज़हन में रखें तो मेरा अपना अंदाज़ा है
कि ये मुलाकात भी अच्छी होगी और बड़ी कॉर्डियल होगी और दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ सा डेवलप होता नज़र आ रहा था, वो मेरा ख्याल है आगे बढ़ेगा। लेकिन असल चीज़ वही है कि फिर वहाँ पे उनके अपने स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन वगैरह, उनके अपने मकासद हैं जिनका एक इम्पेक्ट आता है और प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ इस तरह नहीं कर सकता कि वो यानी सारे मामलात अपने हाथ में लेके तो खुद ही उसका कोई सोल्यूशन पेश कर दे। नेचुरली उनकी ऑफिशियल पॉलिसी है उसके तहत वहाँ पे अभी भी इंडिया को एक हमायत हासिल है, बावजूद इसके कि वहाँ मायूसी भी है। वो ये समझते हैं कि इंडिया के ऊपर उन्होंने बहुत मेहरबानियाँ की हैं, टेक्नोलॉजी दी, सब कुछ, वो हर तरह का उसको पैम्पर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया रिटर्न में वो कुछ नहीं कर रहा जो कि अमेरिकन चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये भी उनके अंदर एक फीलिंग है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, लिहाजा उसको क्वेश्चन से हम उसको काबू नहीं कर सकते, ना ही उसको अपनी मर्ज़ी से इस तरह डंडे से चला सकते हैं। सो कोई ना कोई उसके साथ फेवर्स करते रहना पड़ेगा। तो उस लिहाज से मैं तवक्को ये नहीं करता कि जो कॉर्डियलिटी आपको मीटिंग्स में नज़र आएगी वो आगे ट्रांसलेट होके तो कश्मीर के मामले में हमें को बहुत बड़ी मदद दे देगी, वो शायद ना हो। लिहाजा अगर अमेरिका को आप न्यूट्रलाइज भी करके रखते हैं या एक कैसा उनका रवैया रहे कि कम से कम होस्टाइल ना हो पाकिस्तान की तरफ, तो वो भी ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे और मामलात हैं जैसे FATF वगैरह के इश्यूज़ हैं या जहाँ पे हमारे IMF के साथ इश्यूज़ हैं, वहाँ अमेरिका का होस्टाइल होना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग्स जो हैं हर सूरत मुफीद होंगी, इसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वगैरह बढ़ेगी और कश्मीर के मामले में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आउटराइट हमें वहाँ से हमायत मिलेगी या कोई ऐसी नतीजा खेज चीज़ होगी जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि ये हमारी अचीवमेंट है अमेरिका के साथ। अब कल जो मुलाकात है इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बारे में अमजद शोएब साहब का आपने तर्जुमा सुना। मैं यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हमारे साथ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से एक और तज्जियाकार मौजूद होंगे, डॉक्टर मुबशिर चौधरी। मैं अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। पॉइंट ये है कि जो बैटल ग्राउंड इस वक्त बना हुआ है अमेरिका, मिशन कश्मीर, उसमें इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं, ये सारा कुछ आज हो रहा है, एहतजाज आज हो रहा है। मुबशिर चौधरी होंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। मोदी के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्से में इजाफा हो रहा है, एहतजाज हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा एहतजाज आज अब से कुछ देर के बाद ह्यूस्टन में होने जा रहा है। लेकिन मोदी के साथ अमरीकी सदर भी होंगे जिस जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब कश्मीरी, पाकिस्तानी, सिख बरादरी और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो हैं वो एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। हम थोड़ी देर पहले इसी मौजू पर बात कर रहे थे, वहाँ से एक सीनियर तज्जियाकार पाकिस्तानी कम्युनिटी के लीडर डॉक्टर मुबशिर चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुबशिर चौधरी साहब, ये एहतजाज, इतना बड़ा एहतजाज जो आज होने जा रहा है, आप किस तरह देखते हैं कि इस एहतजाज के बाद जो कम्युनिटी अंदर लोग हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, कश्मीरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले ममालिक के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, मोदी के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान को हासिल क्या कौन कौन से टारगेट्स आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को हासिल होंगे? देखिए, सबसे बड़ा टारगेट तो जो पाकिस्तान को हासिल हो रहा है, दिस इज mere fact that economic setback to India. मेरा कुछ अर्सा पहले रिसेंट पास में एक आर्टिकल था जो मैंने लिखा कि ये बिगिनिंग है जो बहुत बड़ा रिसेंट वाक़यात के तहत जो हो रहा है। क्योंकि देखें, इंग्लैंड में उनके चावल को किसी ने नहीं उठाया और उनका जो 17 पाउंड से एक बैग है, जो 10 पाउंड का जो बैग है, वो ड्रॉप डाउन होके 11 तक आ गया कि लोग उसको, उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों ने और दूसरे मुसलमानों ने उसको उठाना बंद कर दिया। और यहाँ ह्यूस्टन में भी यही हाल अच्छा कि यहाँ लोगों ने इनकी प्रोडक्ट्स को कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया। सो सबसे बड़ा सेटबैक किया। दूसरा ये है कि अमेरिकन नेशन को पहली दफा आज आप देखेंगे, पोल टीवी के ऊपर ही आप देखेंगे बिल्कुल, जब ये एहतजाज शुरू होगा तो कितनी तादाद में जो वाइट अमेरिकन हैं, जो दूसरे कलर्ड अमेरिकन हैं,
ये लोग कितनी तादाद में आके इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और वॉइस करेंगे ये लोग कि हम इस मोदी को वेलकम नहीं करते। यू विल सी दैट। मोदी को वेलकम नहीं करते। जनरल साहब, मोदी को वेलकम ना करना एक मैसेज है, जब हम मुसलसल इस पर बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो इत्तेहादी, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क खड़े रहे हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान, टर्की और मलाइशिया की। हम इकनॉमिक को बार बार डिस्कस करते हैं, इकॉनमी पाकिस्तान को मजबूत करनी चाहिए। आप किस नज़र से देखते हैं कि ये ट्राइका जो पाकिस्तान का बनने जा रहा है या बना हुआ है, उसको और मजबूत होने का मौका मिल रहा है, इससे पाकिस्तान को क्या क्या हासिल हो सकता है, और ख़ास तौर पे ऐसा मैसेज जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के मौके पर सारी दुनिया को दिया जाए? देखिए, जो मुजाहरा जैसे हो रहा है, इसकी बात पहले कर लेते हैं। जी ज़रूर। ये पब्लिक सेंटिमेंट जाहिर करता है, और पब्लिक सेंटिमेंट आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया में भी बड़े खुल के सामने आए। ये पहला मौका है कि हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसी फील्ड मिल रही है अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट के लिए जहां पहले से ही पब्लिक सेंटिमेंट्स आपकी फेवर में मौजूद हैं। अगर नहीं आपको कुछ मिल रही सपोर्ट, तो वो हुकूमतें खासतौर पर P5 कंट्रीज़ में, चाइना के अलावा बाकी ममालिक जो हैं वो आपको खुल के वो सपोर्ट नहीं दे रहे जिसकी ज़रूरत है इंडिया के ऊपर प्रेशर लाने के लिए। अब यह है कि क्या हमने पर्सनलाइज किस्म की डिप्लोमेसी की? आप देखिए कि मोदी या उनके वज़ीर ख़ारजा वो पर्सनली जाके रीच आउट करते रहे हैं, लीडर्स को मिलते रहे हैं और ज़ाती तौर पे उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहे हैं अपने नैरेटिव के ऊपर। वो नैरेटिव जो है वो एक भोंडा नैरेटिव है, दुरुस्त नहीं है, झूठ है उसमें, लेकिन उसके बावजूद वो को गिव एंड टेक भी करते होंगे, कि उनके मफादात के ऊपर भी बात करते होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया के साथ मफादात भी बड़े मुल्कों के वाबस्ता हैं। तो इन हालात में हमें शायद भारत से कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे रीच आउट करते, इन मुल्कों के लीडर्स को मिलते और इनको गुजारिश करते कि जी आपके माली मफादात अपनी जगह पे, लेकिन ये एक ह्यूमन राइट का मसला है जहाँ पे आपने इंसानी हुकूक के लिए एक इंसाफ के तौर पे एक अपना मौक़िफ़ देना है। वो थोड़ा मध्यम देते, शायद उतना ज़ोरदार ना होता, लेकिन कुछ सपोर्ट आपको शायद मिलती। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये पहला मौका है कि अमेरिका में बैठ के इमरान खान अब कुछ लीडर्स को पर्सनली मिलेंगे। ये जो साइड लाइन्स पे मीटिंग्स हैं, ये कितनी इफेक्टिव थी? क्या ये वो पर्सनलाइज मीटिंग्स उसी तरह की हो सकेंगी जो इंडिविजुअली आप कॉल अपॉन करके लोगों पे करते हैं? तो ये मेरा ख्याल है कि हमको थोड़ा इस फील्ड में पीछे रह गए हैं। हमारी डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ी इंडिया से पीछे रह गई है। हमने उतनी मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो सपोर्ट इखलाकी तौर पे आपको मिलनी चाहिए थी, इंसाफ की रूह से मिलनी चाहिए थी, वो भी शायद आपको पूरी नहीं मिल रही। तो मेरा ये अंदाज़ा है कि ये हमें कैचअप करने के लिए बहुत बड़ी एफर्ट लॉन्च करनी है। ज़फ़र शेख साहब साबिक एम्बेसडर हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, ये पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर तो पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया, और जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस तरह की डिप्लोमेसी मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा आज़म और सदूर और अहम शख्सियात से नहीं की। आप इत्तेफाक करते हैं? और अगर इत्तेफाक करते हैं तो पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी है, सिवाय इसके कि साइड लाइन पर इमरान खान साहब मुलाकात कर रहे हैं? आफ्टर यूएन असम्बली, जनरल असम्बली के बाद पाकिस्तान को और क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं थोड़ा सा इस पे डिफर करूंगा। आई बेग टू डिफर, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वो वक्तन ब वक्तन चेंज होती रहती है। हर मुल्क के अपने मफादात भी चेंज होते हैं, उसके साथ लीडरशिप भी चेंज होती है। सबसे पहले डिप्लोमेसी में एक जो बहुत बड़ी शे होती है वो होती है पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर। आप देखिए, उधर मोदी है, इधर इमरान खान है। पहले जो हमारे लीडर्स थे कुछ और थे, फॉरेन मिनिस्टर था या नहीं था। हमारी डिप्लोमेसी, हमारा फॉरेन ऑफिस हमेशा मूव करता रहा है, और कश्मीर को कभी हम भूले नहीं है। कश्मीर हमारी हमेशा फ्लैश पॉइंट रहा है, कॉर्नर रहा है हमारी डिप्लोमेसी का। फॉरेन पॉलिसी में हमेशा कश्मीर आगे आगे रहा। तो इसी वजह से सबसे पहले तो ये बात है कि कश्मीर को हमने कभी पीछे नहीं छोड़ा। अब वो उसका असर क्यों नहीं हुआ? दूसरा एलिमेंट जो होता है, जब हम सुपर पावर से या दूसरे पावर से डील करते हैं, तो उसमें इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो उनके साथ कैसी है? मैं सारे मुल्कों में इतनी सफारतकारी की है, हमारी एफर्ट में कोई कमी नहीं थी, मगर क्योंकि उनके मुफादात कुछ और तरफ जा रहे थे,
तो उनकी जो अब जैसे गल्फ एरिया है, गल्फ में उसको अगर सिविल अवार्ड मिल रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई। डिप्लोमेसी के बहुत ब्रांचेस हैं, पॉलिटिकल लेवल पे है, इकोनॉमिक लेवल पे है, उसके बाद सोशल लेवल पे होती है। तो हर मुल्क का जो है एक अपना अपना प्रायोरिटी है, उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम सारे मुल्क का भी जो डिप्लोमेसी का जो रुझान है वो ये है कि हर फ्रंट पे एक डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है इसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि ही इज अ वन हु इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, हु इज ऑनेस्ट, हु इज अ पैट्रियट, और ही इज नॉट लाइक मोदी। 2002 में ही इज नॉट अ बुचर लाइक मोदी। उसने कभी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया, उसने कभी किसी की ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को कभी नहीं किया, उसने कभी 370 वाला काम नहीं किया, उसने कभी 35A वाला काम नहीं किया। किसी को ग्रैब करके नहीं, हम अपने कश्मीर के मसले को ठीक तरह से यूनाइटेड नेशंस में करते हैं। मगर अफसोस कि यूनाइटेड नेशंस हमसे दूर रहा, और आपने देखा होगा कि वक्त बदलने के लिए वक्त बदल गया। तो चाइना की एफर्ट से हमने जब दरखास्त दी सिक्योरिटी काउंसिल में, इनफॉर्मल मीटिंग ही सही, फॉर्मल नहीं थी मगर हुई, इट वाज ब्रेकिंग द आइस, और जबरदस्त मीटिंग हुई। तो कम से कम उसी हेडक्वार्टर्स में, यूएन हेडक्वार्टर्स में, जब कभी कश्मीर का इस तरह से कोई मीटिंग नहीं हुई तो एक किस्म का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट में। इसी वजह से अगर ये कहें कि ये डिप्लोमेसी हम पीछे हैं, इसको मैं कभी नहीं मानूंगा। अच्छा, डिप्लोमेसी से पीछे से मुराद ये है कि ऐसे हालात के अंदर जब हिंदुस्तान ने इतना बड़ा फैसला किया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की दूसरे ममालिक के हम मनसब लोगों से मुलाकातें कम हुई, मोदी की और उनकी हुक्मरानों की ज्यादा हुई। उससे फैसल मैं जरा ऐड करना चाहता हूँ। जी फैसल मैं एक सेकंड, डॉक्टर साहब मैं जरा कंप्लीट कर लूं, फिर आप बेशक फरमाइए। देखिए, ये दुनिया अभी चेंज हो चुकी है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई अभी। आप अगर कहें कि पहले जमाने में ये डिप्लोमेसी होती थी कि जी एक स्पेशल एनवॉइस भेजे जाते थे, खुद फॉरेन मिनिस्टर और जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते थे वो जाते थे, जाके मिलते थे। आजकल दुनिया छोटी हो गई और कम्युनिकेशन इतनी करीब हो गई है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो नहीं गए तो हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट कम हो गई। ये बिल्कुल नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने बाकायदा। जी जनरल अमृत साहब, जी आप कहना चाह रहे थे जी। देखिए, बात यह है, मैं शेख साहब की खिदमत में अर्ज करूं। देखिए, बात यह है कि एक तरफ भारत अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट लॉन्च करके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आप कर रहे हैं। आम हालात में ठीक है, सफर मारे हैं, लेकिन बात यह है कि ये कंपटीशन आपका डिप्लोमेटिक एफर्ट का एक जंग है दोनों के दरमियान, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर आप कह लीजिए। इसमें मोदी साहब यानी एक पार्टी जो है वो जाके पर्सनल डिप्लोमेसी करती है, जाके मिलते हैं, कन्विंस करते हैं, और हम इस इशू को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि हम ट्वीट करते हैं और घर बैठे टेलीफोन कर देते हैं। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ही देख लीजिए कि एक ही इशू है, उस पर दोनों लोग लगे हुए हैं और दोनों की एफर्ट में एक फ़र्क नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की, अगर हम ये सोच लें कि जी भारत के साथ लोगों के मफादात चूँकि जुड़े हुए हैं, वहाँ पे बड़े मुल्कों के मफादात हैं, तो फिर तो हमें वैसे बिस्तर बांध के घर पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जी मफादात हैं, वो तो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, हम जो जी चाहे कर लें वो हमारी फेवर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी है, दूसरे का ज़मीर सोया है तो सोया रहे, अगर उसके मफादात जुड़े हैं तो होते रहे। आपको तो नहीं बैठना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत सही है। हमारा क्या हुआ है, हमारा एक सेकंड, एक बात और सुन लीजिए, हमारा क्या हुआ कि हमें दुनिया में, भारत ने 70,000 लोग हमारे मारे गए, वो दुनिया में जाके डिप्लोमेसी वो करते रहे और दुनिया को कहते रहे कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, दुनिया मान गई। दुनिया तो इस तरह मानती है, क्या नजर नहीं आता था कि 70,000 अगर हम कर रहे थे इस तरह की हरकतें या टेररिज्म तो 70,000 भारत में मारे जाते, दुनिया को नजर आता है। लेकिन आपने डिप्लोमेसी के जरिए कन्विंस किया इंडिया ने उनको। ये वो चीज है जहां आप मेहनत करके कन्विंस करते हैं। हमने तो जाके इतना भी नहीं कहा लोगों को कि भाई हमने ये काम नहीं किया, हमें आप क्यों टेररिस्ट समझते हैं। आज पाकिस्तान की ना वो इज्जत है, ना वकार है, ना असल में जनरल साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो पिछली हुकूमतों का दौर था, उस दौर के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत का नैरेटिव इस तरह का था ही नहीं। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट के अंदर मोदी साहब पाकिस्तान में बगैर वीजे के आ रहे थे और सूरत हाल ये था कि सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। मेरा प्रोग्राम आज भी आप बात नहीं कर रहे, आपके पास कलभूषण है, आपके पास एहसानुल्लाह एहसान है, सबूत है हर तरह के, आपके पास सबूत है, पाकिस्तान के पास तमाम चीजें पता नहीं। मैं आखिर में प्रोग्राम खत्म करने के लिए से पहले चाहूंगा कि डॉक्टर मुबशिर चौधरी साहब जो अब शुरू होने वाला है, जो हम जहां से प्रोग्राम हमने शुरू किया था, मैं चाहूंगा कि वहीं पर हम आखिरी कंक्लूड करें। मुबशिर चौधरी साहब, जो सूरत हाल इस वक्त ह्यूस्टन में आप देख रहे हैं, आपके नजदीक कितने हजार लोग आज मोदी के खिलाफ मुजाहरा करेंगे?
देखें, यहाँ पे एक नॉर्मल हालात में तकरीबन 50,000 लोग ईद की नमाज पे जमा होते हैं। 50,000 लोग। इस वक्त आप ये देख लें कि लोग दूसरे सिटीज और स्टेट से आ रहे हैं यहाँ जी। तो मेरे ख्याल में कम से कम यहाँ पे 1 लाख जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। और 1 लाख लोग आज ह्यूस्टन में प्रोटेस्ट करेंगे मोदी के खिलाफ, आप ये कह रहे हैं? जी जी, और मैं उसी तरफ रवाना हूँ तकरीबन 30 मिनट्स में, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अमेरिकन भी शामिल है, अमेरिकन भी शामिल, लोकल भी लोग हैं और दूसरे सिटीज से भी आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। मैं उन बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट लोगों को रात को मिल के आए हूँ डिफरेंट होटल्स में। हम लोग सिखों के साथ थे। हम लोगों ने जो देखा है ये एक ग्लोबल अटेंशन का एक सेंटर बन गया है इस वक्त, ह्यूस्टन जो है, और जो बैरियर लगा के जो वहाँ पे रोका गया है, लेकिन लोग इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने अपने होटल्स जो उस एरिया के गिर्द एनआरजी स्टेडियम के गिर्द बुक किए हैं, और जहाँ वो बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों के साथ आए हैं दूसरी सिटी से, स्टेट से, और ये एक हिस्टोरिक इवेंट है। और लकीली ये संडे है, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है इस वक्त कि उसमें, तो लोगों के लिए ये एक वेंचर है, और ख़ास तौर पे कश्मीर के अवाम के लिए जो वो अपनी आवाज़ बुलंद करें हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान की कॉल के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशिर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र शेख साहब। इस वक्त जो अपडेट आई है वो, अगर 1 लाख से ज़्यादा मुजाहिरीन मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए ह्यूस्टन में जमा हो रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर मुबशिर चौधरी कह रहे हैं, इससे पहले कामरान जिलानी साहब वहाँ के सीनियर सहाफ़ी ये कह रहे थे, और ये एहतजाज इतने बड़े पैमाने पर होता है तो सारी दुनिया को ये अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि मोदी का असल चेहरा क्या है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब मिशन कश्मीर के ऊपर आज बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से कश्मीर के मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकातों की इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।